नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिल्सा मछली को पकड़ने पर बांग्लादेश ने लगाया प्रतिबंध। ब्रीडिंग पीरियड्स तक लगा रहेगा प्रतिबंध। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है हिल्सा। ईरान ने हिजाब को लेकर पेश किया कानून। हिजाब न पहनने पर मिलेगी कड़ी सजा। महसा अमीन की डेथ एनिवर्सरी के बाद पेश किया गया है फैसला। और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का हुआ अनावरण। स्टैच्यू ऑफ वेननेस दिया गया है नाम। अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं आदि गुरु शंकराचार्य। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इस न्यूज बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर आसानी से पढ़ सकते हैं। बांग्लादेश में हिल्सा मछली को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 12 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लागू रहेगा। यह समय हिल्सा मछली की ब्रीडिंग का साल का सबसे मुख्य समय होता है। हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है, साथ ही बांग्लादेश के जियोग्राफिकल इंडिकेशन में से एक है। हिल्सा एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। बांग्लादेश दुनिया के कुल हिल्सा उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखता है। हिल्सा का साइंटिफिक नाम तेनुलोसा इलिशा है। यह एक एनाड्रोमस मछली है। एनाड्रोमस मछलियां अपना पूरा जीवन नदियों, एक्सचुरियों और कोस्टल एरिया और महासागरों में बिताती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए ताजे पानी की ओर माइग्रेट करती हैं। इसके विपरीत कैटाड्रोमस मछलियां अपना पूरा जीवन ताजे पानी में गुजारती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए सॉल्ट वाटर की तरफ माइग्रेट करती हैं। हिल्सा के इस विशेष हैबिटेट पैटर्न के चलते इसे एक्वाकल्चर या अन्य किसी तरीके से उत्पादित नहीं किया जा सकता। वहीं मछली खाने वालों में विशेष तौर पर दक्षिण एशिया में हिल्सा की मांग ज्यादा है, जिससे कॉमर्शियली इसका ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है। इसके अलावा प्रदूषण और माइग्रेशन में भी हो रहे बदलाव के चलते इसकी संख्या में कमी आ रही है। ईरान की संसद ने हेडस्कार्फ यानी कि हिजाब को लेकर एक सख्त कानून पारित किया है, जिसके मुताबिक महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अब अनिवार्य हो गया है। ऐसा न करने वाली महिलाओं या उन्हें समर्थन देने वाले लोगों पर जुर्माना आरोपित किया जाएगा। कानून में उन व्यवसायियों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। मतलब ये कि अगर किसी दुकानदार ने किसी हिजाब न पहनने वाली महिला को सामान बेचा तो वे दुकानदार को भी दंड देंगे। ऐसे कार्यकर्ता जो हिजाब के लिए एकजुट होकर विरोध करते हैं उन्हें भी कानून के तहत सजा मिलेगी। संगठित होकर हिजाब का विरोध करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। ईरान की 290 सदस्यों वाली संसद के 152 सांसदों ने इस पर सहमति दे दी है। अब यह कानून गार्जियन काउंसिल के द्वारा रेटिफाई किया जाएगा। गार्जियन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग के तौर पर काम करता है। ईरान का यह कानून महसा अमीनी की डेथ एनिवर्सरी के बाद आया है। गौरतलब है कि बीते साल ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत पुलिस हिरासत में हो गई थी। महसा अमीनी का कसूर था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। इसी के चलते धार्मिक मामलों की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। हिरासत में हुई मारपीट के चलते वे कोमा में चली गईं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके विरोध में ईरान की महिलाओं ने नो टू हिजाब कैंपेन चलाया। वे अपने हिजाब जलाकर और बाल काटकर विरोध प्रदर्शन करती रहीं। हालांकि पुलिस का कहना था कि यह मौत हार्ट फेल्योर के चलते हुई थी। हिजाब अरबी भाषा का एक शब्द है। शब्दकोश में इसका अर्थ रुकावट है और दीवार बताया गया है। माना जाता है कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म ने हर मुस्लिम महिला के लिए हिजाब करने को अनिवार्य बना दिया था। अब आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे देता हूं। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय से शुरू किए जा रहे हैं। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। CPF यानी कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट्स ने ज्वाइन कॉल टू एक्शन फॉर फॉरेस्ट टुवर्ड्स 2030 लॉन्च किया है। इसके तहत 4 फोकस एरियाज निर्धारित किए गए हैं, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन, डाटा साइंस एंड इनोवेशन, फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स, कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस रेंजिंग शामिल हैं। इसके मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों के तहत वनों को बचाने के लिए ज्यादा राजनीतिक प्रतिबद्धता और कार्यवाही की जरूरत है। गौरतलब है कि निवर्णीकरण के चलते 1990 से दुनिया के तकरीबन 420 मिलियन हेक्टेयर वन समाप्त हो चुके हैं। ये गति कुछ धीमी हुई है। 2010 से 2015 के दौरान हर 12 मिलियन हेक्टेयर वन समाप्त हुए हैं।
वहीं 2015 से 2020 के दौरान यह आंकड़ा 10 मिलियन हेक्टेयर रहा है। आपको बता दें कि सीपीएफ एक अभिनव स्वैच्छिक भागीदारी है जिसमें 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। इसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूएन के एक प्रस्ताव के जरिए अप्रैल 2001 में गठित किया गया था। सीपीएफ आईएएफ यानी द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट्स के मुख्य कंपोनेंट्स में से एक है। आईएएफ के अन्य कंपोनेंट्स में यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स यानी यूएनएफएफ और इसके सदस्य देश, द यूएनएफएफ सेक्रेटरीट, द यूएनएफएफ ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क यानी GFFFN और द यूएनएफएफ ट्रस्ट फंड शामिल हैं। सीपीएफ का मुख्य काम यूएन फोरम ऑन द फॉरेस्ट यूएनएफएफ और इसके सदस्य देशों को सहायता मुहैया कराना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। ये प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर आधारित की गई है। इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य को 12 साल के आचार्य शंकर के तौर पर दिखाया गया है। उसी उम्र में उन्हें ज्ञान हासिल हुआ था। इस मौके पर अद्वैत लोक का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। अद्वैत लोक आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित एक म्यूजियम है। आचार्य शंकराचार्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांता भी स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। इनका जन्म केरल के कलाड़ी गांव में हुआ था। इनका सिद्धांत अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के मुताबिक सृष्टि का एकमात्र तत्व ब्रह्म है और व्यक्ति माया रूपी संसार में भ्रमित होता रहता है। उन्होंने देश की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करी। इसमें उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका शामिल हैं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति मिटकॉम की 12वीं बैठक नई दिल्ली में हुई आयोजित। इस बैठक में सरकार से सरकार स्तर पर जुड़ाव, ट्राई सेवा सहयोग, द्विपक्षीय सेवा जुड़ाव, रक्षा, औद्योगिक सहयोग आदि क्षेत्रों में भारत और मलेशिया के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए कुल 8 सूत्रीय विषयों पर प्रस्ताव साझा किए गए। दुबई में एक बैठक के दौरान WGS वर्ल्ड गवर्नेंस समिति ने IGF इंडिया ग्लोबल फोरम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका मकसद उभरती अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं और अवसरों की खोज करके नई ज्ञान संभावनाएं और वैश्विक भविष्य के साथ तालमेल बनाए रखने आदि के लिए तरीके प्रदान करना है। केन्या ने भारत को एवोकाडो का फल निर्यात शुरू कर दिया है। मैक्सिको पहला और केन्या छठा बड़ा उत्पादक देश है। इस फल का उत्पादन उष्णकटिबंधीय या अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में किया जाता है। भारत में इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में किया जाता है। अगस्त 2023 का कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। यह सूचकांक CPI श्रम ब्यूरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस सूचकांक का आधार वर्ष 1986-87 है। इस सूचकांक के अनुसार तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश सबसे नीचे है। भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बैक्स का 30th समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है। इस अभ्यास में INS रणविजय, INS कारावती और INS सिंधुकेसरी पनडुब्बी और समुद्री गश्ती विमान P-81 भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास भारतीय नौसेना का किसी अन्य देश के साथ किया गया सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास है। अब बारी है आज के बुलेटिन पर बने प्रश्नों पर नजर डालने की। पहला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनाड्रोमस मछलियां अपना पूरा जीवन नदियों, एस्चुरी, कोस्टल एरिया और महासागरों में बिताती हैं। प्रजनन के लिए ताजे पानी की ओर माइग्रेट करती हैं। कोटाड्रोमस मछलियां अपना पूरा जीवन ताजे पानी में गुजारती हैं, लेकिन प्रजनन के लिए सॉल्ट वाटर की तरफ माइग्रेट करती हैं। उपयुक्त में से सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें में से कोई नहीं। अब हम नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन पर क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या हैं उनके सही जवाब। पहला प्रश्न था, सितंबर 2023 में किस जानवर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के द्वारा फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है? हिमालयी यॉक, हिमालयी ताहर, मिथुन या फिर पहाड़ी बकरी? इसका सही जवाब है विकल्प सी।
अगला प्रश्न था, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत युग्म का चुनाव कीजिए। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इसका सही जवाब है विकल्प सी, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो फिर आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ नई खबरों के साथ कल आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।